एडमिशन कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर एंट्री में पहुंचेंगे और जिस विद्यार्थी का एडमिशन कैंसिल करना है उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे, फीस रिटर्न करने की एंट्री। तो यहाँ से पेमेंट वाउचर हमने एक्टिवेट किया हुआ है। बाय में जिस विद्यार्थी का एडमिशन कैंसिल करना है उसकी क्लास और नाम आप टाइप करेंगे। माना कि 11th क्लास में किसी का एडमिशन कैंसिल होना है, माना कि सोहन का एडमिशन कैंसिल करना है। 2500 फीस उसने जमा की थी, माना कि 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, बाकी अपन उसको वापस लौटा देते हैं। तो ये अपन ने स्कूल में 2000 वापस लौटा है। कैश यदि वापस लौटाए हैं तो यहाँ हम कैश लिखेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं अकाउंट में तो यहाँ पर बैंक लिखेंगे। चेक दिया है तब भी बैंक लिखेंगे। हम मान लेते हैं कैश दिए हैं तो यहाँ हमने कैश लिख दिया है। निरसन लिखेंगे, बीइंग एडमिशन कैंसिल्ड एंड फीस रिटर्न। रीज़न भी लिख सकते हैं ऐसा क्यों किया गया है, और एंटर प्रेस करेंगे। इसी प्रकार और भी किसी विद्यार्थी का यदि एडमिशन कैंसिल करना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब और हमें अगला आज सीखना था, टीचर्स का नाम कैसे पता करेंगे। यदि नाम नहीं पता, सिर्फ सब्जेक्ट पता है और क्लास पता है, तो टीचर का नाम पता करने के लिए पहले आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि आप कौन सी क्लास से आए हैं। जैसे एक विद्यार्थी ने बताया कि हम 9th क्लास या 11th क्लास से आए हैं, जैसे कि 9th क्लास से बता दिया और बता दिया कि 9th मैथ का पीरियड हमारा नहीं लग रहा है, उसके टीचर नहीं है, तो आप 9th मैथ को सेलेक्ट करेंगे, टाइप कर देंगे 9th मैथ, और इस तरह से आप 9th मैथ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर टीचर का नाम आ जाएगा। इस तरह से टीचर का नाम आ जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे लाभ हानि खाता कैसे देखते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना हो तो शॉर्टकट की है पी, आप पी प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आकर। तो गेटवे ऑफ टैली पर आकर पी प्रेस करते ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाई देंगे। टोटल के जो नीचे आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें आपको इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट लॉस जो है वो दिखाई देंगे। डेबिट में खर्च आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट वाले पक्ष में इनडायरेक्ट इनकम आएंगे। इसी तरह आपके इसमें भी रहता है ऊपर टोटल ऊपर वाले में कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में आएंगी। सभी व्यय हानि को डेबिट करते हैं और आय वाला आप क्रेडिट करते हैं। उसी नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करना होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टोटल कैसे आता है। अपन दोनों साइड का योग लगाते हैं, जिस तरफ का ज़्यादा होता है दोनों साइड लिख देते हैं, जिस साइड कम होता है वहाँ पर डिफरेंस की राशि निकल कर आती है, वही प्रॉफिट या लॉस होती है। यदि क्रेडिट वाले पक्ष में योग कम है और वहाँ पर डिफरेंस निकल कर आ जाता है तो फिर ये लॉस कहलाता है। यदि डेबिट वाले पक्ष में योग कम है और वहाँ पर यदि डिफरेंस निकल कर आ जाता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और वही ग्रॉस लॉस या प्रॉफिट वो अपन विपरीत वाले पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं। सीखेंगे यदि संपत्ति खरीदते हैं उधार या नगद तब एंट्री कैसे करते हैं, और संपत्ति बेचते हैं तब एंट्री कैसे करते हैं। पहले हम संपत्ति नगद खरीदने की एंट्री अर्थात कैश में संपत्ति खरीद रहे हैं उसकी एंट्री करना सीख रहे हैं। वी प्रेस करेंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद हम चूंकि कैश में संपत्ति को परचेज कर रहे हैं तो अपन एंट्री करेंगे पेमेंट में, हमारे पास से कैश जाएगा इसलिए। और हम जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा है कंप्यूटर अकाउंट, और कंप्यूटर स्थायी संपत्ति है, हम इसे फिक्स एसेट्स के अंतर्गत भेज देंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड के सामने नो लिखेंगे, क्योंकि संपत्ति खरीदने से इन्वेंट्री कोई मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता। और कंप्यूटर कितने का लिया है, माना कि 15,000 रुपये का लिया है। टू में लिखेंगे कैश, यदि कैश लिया है तो।
और यदि भुगतान चेक द्वारा या फ़ोन पे द्वारा कर दिया है तो बैंक लिखेंगे। अभी हमने कैश लिख दिया है। नरेशन लिखेंगे, पेइंग कंप्यूटर परचेज ऑन कैश, लिखा है बेइंग कंप्यूटर परचेज ऑन कैश, नगद कंप्यूटर खरीदा है। यदि उधार कंप्यूटर खरीदते तो एंट्री क्या करते, या फिर कंप्यूटर हमने नगद खरीद लिया, अब माना कि प्रिंटर उधार खरीद रहे हैं। अब प्रिंटर उधार खरीद रहे हैं तब एंट्री कैसे करेंगे? हम जब भी किसी भी संपत्ति को उधार खरीदेंगे या उधार बेचेंगे तब एंट्री करेंगे जनरल में। और जब संपत्ति नगद खरीदते हैं तब पेमेंट में एंट्री करते हैं, नगद बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीट वाउचर में। हम आगे सीखेंगे। अभी हम उधार संपत्ति खरीदने की एंट्री करना सीख रहे हैं, तो बाय में लिखेंगे अपन उस संपत्ति का नाम जिसे हम खरीद रहे हैं। तो अपन प्रिंटर खरीद रहे हैं, अल्टर सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर का लेजर बनाएंगे। अपन ने लिखा हुआ है प्रिंटर अकाउंट। प्रिंटर अकाउंट अंडर में जाएगा फिक्स एसेट्स में, तो हम फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। प्रिंटर कितने का लिया है, माना कि प्रिंटर लिया है 14,000 रुपये का, तो अपन ने 14,000 रुपीज़ लिखा। और हमने प्रिंटर उधार लिया है, अल्टर सी प्रेस करेंगे, किससे लिया है यहाँ उसका नाम लिखेंगे। अपन लिख लेते हैं दुकान का नाम अजय कंप्यूटर सेल्स, लिखा अपन ने। और अंडर में लिखेंगे कि हम जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जिस शॉप से खरीद रहे हैं। अब ये भविष्य में क्या करेंगे, जैसे अपन ने कंप्यूटर उधार लिया है तो ये अपन 100 रुपये लेंगे तो लेनदार, तो सेंड क्रेडिटर्स, एस प्रेस करेंगे, भेज देंगे सेंड क्रेडिटर्स में। हम जिसका लेजर बनाते हैं उनको देखते हैं। यदि ये अपन 100 रुपये लेंगे तो लेनदार, देंगे तो देनदार। अजय कंप्यूटर से अपन ने माल खरीदा है, तो ये अपन ने जैसे अजय कंप्यूटर से कंप्यूटर या प्रिंटर कुछ भी खरीदा है तो ये अपन 100 रुपये लेंगे उसका वापस में, इसलिए ये आएंगे सैंडी क्रेडिटर्स में। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यदि हम बिल बाय बिल बैलेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं, हमें डेट भी दिखाई दे एंट्री करते समय किस डेट को हमें अमाउंट देना है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, डेट दिखाई देगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जितने दिन की उधारी कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे। माना कि उधारी कर रहे हैं 70 डेज की, इंटरप्रेस करेंगे, नेम में नेम लिखेंगे, एड्रेस में जो भी अजय कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेट में जैसे कि मध्य प्रदेश में है तो लिखेंगे मध्य प्रदेश। पिन कोड, एरिया पिन कोड है, जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अभी हमने ये एग्जाम्पल में लिख दिया है। पैन और सेल टेक्स्ट नंबर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नरेशन लिखेंगे, सॉरी अभी यहाँ पर न्यू रेफरेंस और कर लें, तो यहाँ पर दिखाई देगा कि कितने डेज के लिए उधारी की गई है और कितना अमाउंट देना है। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रिंटर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार प्रिंटर खरीदा। नगद और उधार संपत्ति खरीदने की एंट्री हमने बता दिया है आपको। अब बेचने की एंट्री करना सीखेंगे। जब भी हम नगद संपत्ति को बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रिसीट वाउचर में। माना कि हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं जो हमने पहले कभी खरीदा होगा, या पुराना कंप्यूटर बेच रहे हैं। अगर हम पुराना कंप्यूटर बेचते हैं तो अपन यहाँ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, कंप्यूटर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। 15,000 का लिया था। उपयोग समय का ह्रास लगाएंगे, जितना हम उपयोग कर लिए उतना ह्रास लगा देंगे। ह्रास पहले लगाएंगे, फिर तुरंत जब भी हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो ह्रास लगाते हैं और तुरंत बेच देते हैं। यदि वर्ष के अंत में तक हमने संपत्ति को नहीं बेचा है तो ह्रास हमेशा वर्ष के अंत में लगाया जाता है। लेकिन बीच में ही यदि कोई एंट्री करना है ह्रास की तो वो तब करते हैं जब हम संपत्ति बेच रहे होते हैं। जब भी हम बेचेंगे उस समय ह्रास की एंट्री करना ही पड़ेगी। यदि कोई लाभ हानि हो रहा है तो हम उसकी एंट्री भी करेंगे, लाभ हानि की। हम उससे भी समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे उसे हम।
अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर नगद बेचा है, 15,000 का लिया था, माना 11,000 में बेच दिया है, तो 11,000 रुपये कैश हमें प्राप्त हो गया है। बाय में लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश प्राप्त हुआ है। नरेशन लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर सोल्ड ऑन कैश, और इंटरप्रेस कर कर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह अपन ने संपत्ति को खरीदना और बेचना सीखा है। हम सीखेंगे किसी संपत्ति पर डेप्रीसिएशन किस दर से लगाया जाना है, कितना लगाया जाना है, यह पता हमें कैसे चलेगा। एक वर्ष का डेप्रीसिएशन, एक महीने का डेप्रीसिएशन और एक दिन का डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, और संपत्ति पर लाभ हानि का पता कैसे करेंगे। सबसे पहले हम गणना करने के लिए एक्सेल को ओपन कर रहे हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं संपत्ति का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य का मतलब होता है संपत्ति खरीदने के बाद उसको स्थापित करने तक जो भी व्यय हुए हैं वो सब संपत्ति के लागत मूल्य के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस स्थापना के एक्सपेंसेस अर्थात फिटिंग एक्सपेंसेस, उनको जोड़कर जो मूल्य बनेगा वो सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। माना कि हमने एसी परचेज किया 33,000 में, 2,000 फिटिंग एक्सपेंसेस हुए, इस तरह से उसका लागत मूल्य 35,000 रुपीज़ होगा। वारंटी गारंटी हम पूछ लेते हैं जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं। माना कि इसकी वारंटी या गारंटी जो है वो 5 ईयर है। इसके बाद जब ये 5 वर्षों के बाद जब ये खराब हो जाएगा तो ये कितने में दुकान वाले द्वारा काटा जाएगा या अन्य किसी को आप बेचेंगे तो कम से कम ये कितने में बिक सकेगा 5 वर्ष बाद, वो उसकी रेसिडुअल वैल्यू अर्थात अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। माना कि 5 वर्षों के बाद ये 15,000 या 10,000 में बिक सकेगा, तो जितने में बिकेगा वो कम से कम जो मूल्य है उससे रेसिडुअल वैल्यू अर्थात अवशिष्ट मूल्य कहते हैं, जो संपत्ति खराब होने के बाद उसके अवशेषों की बिक्री से प्राप्त होता है, उसे अवशिष्ट मूल्य बोलते हैं। अब इस पर टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ ये हम पता लगा लेते हैं। व्यापारी या उद्योगपति अपने व्यापार को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का उपयोग करते हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। इन संपत्तियों के निरंतर उपयोग के कारण, समय व्यतीत होने के कारण या अन्य किसी कारण से इनके मूल्य में धीरे धीरे स्थायी रूप से कमी हो जाती है। संपत्तियों के मूल्य में स्थायी रूप से इस प्रकार से होने वाली कमी को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कीमत 35,000 रुपये थी और ये 5 वर्ष बाद कम होकर 10,000 रुपये हो गई है, तो जो संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है इसे हम ह्रास कहेंगे। हम बराबर लगाएंगे, 35,000 में से माइनस कर रहे हैं हम 10,000 को, डिफरेंस आया 25,000 रुपये, तो ये 25,000 रुपये टोटल ह्रास है अर्थात टोटल डेप्रीसिएशन है। अब अपन यहाँ पर निकालेंगे पर ईयर डेप्रीसिएशन, मतलब प्रत्येक वर्ष कितना ह्रास लग रहा है, तो हम बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद टोटल डेप्रीसिएशन पर क्लिक करेंगे, इसमें भाग देंगे वारंटी गारंटी से, एंटर प्रेस करते ही पर ईयर का डेप्रीसिएशन निकल कर आएगा। अब हमें निकालना है पर मंथ का डेप्रीसिएशन, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पर मंथ डेप्रीसिएशन, बराबर लगाएंगे हम और एक वर्ष के डेप्रीसिएशन में भाग देंगे 12 से और एंटर प्रेस करेंगे तो ये पर मंथ का डेप्रीसिएशन निकल कर आएगा। अब हम निकालना सीख रहे हैं पर डे का डेप्रीसिएशन, प्रतिदिन कितना ह्रास लग रहा है। इसको निकालने के लिए हम पहले बराबर लगाएंगे, पर ईयर डेप्रीसिएशन में भाग देंगे 365 दिन से, एंटर प्रेस करते ही पर डे का डेप्रीसिएशन निकल कर आएगा। इसी प्रकार से आप 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं, इसमें 24 का भाग देकर, ऐसे आप आगे निकाल लेंगे। बाकी इतना पर्याप्त है, पर डे डेप्रीसिएशन से हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम किसी संपत्ति को 70 दिन यूज़ करके बेच रहे हैं तो हम उस पर डे 70 दिन का ह्रास कैसे निकालें, ये हम आपको बता देते हैं किस तरह से आप निकालेंगे। यह हम लिख रहे हैं
इस साइड हम लिख देते हैं डेज। जैसे कि हमने बताया 70 दिन यूज़ कर रहे हैं तो हमने 70 डेज लिखा। अब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, बराबर लगाएंगे, एक दिन का जो डेप्रिसिएशन उस पर क्लिक करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 70 से, इंटर प्रेस करते आप देख रहे हैं 70 दिन का ह्रास निकल कर आ गया है। पॉइंट के बाद के जो अंक हैं आप इनको सिर्फ 2 अंकों तक आंसर चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कम कर देंगे, और हम यहाँ से सिर्फ 2 अंक तक आंसर चाहते हैं तो हम यहाँ से 2 अंक तक ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी हमें 2 अंक तक चाहिए तो हम यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं, हमने 2 अंक तक कर लिया है। इस तरह से आप यहाँ से नंबर सिस्टम, नंबर जो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर से आप देखेंगे नंबर जस्ट ऊपर है, यहाँ से आप डेसिमल को डिक्रीज अर्थात कम कर सकते हैं, या डेसिमल के बाद की संख्या को यहाँ से कम कर सकते हैं। ये इंक्रीज डेसिमल है, यहाँ से आप डेसिमल अर्थात दशमलव के बाद की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने सीखा है किस तरह से आप डेप्रिसिएशन गणना करेंगे, एक वर्ष का, एक महीने का, एक दिन का, और उपयोग किए गए दिनों का, जितने संपत्ति का हम जितना उपयोग किया है उतने दिनों का अगर ह्रास निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। पूरे वर्ष के बाद आपने बेचा है तो आप यहाँ से देखेंगे, एक महीने के बाद बेचा है तो यहाँ से देखेंगे, और कुछ दिनों की यदि बात है तो फिर आप यहाँ डेज लिख कर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि 90 दिन है, 95 डेज हैं, 95 लिखेंगे, 1110 लिखेंगे, जितने भी दिन आपने यूज़ किया है उतने दिन यहाँ पर लिखकर ह्रास का पता कर सकते हैं कि फिक्स उतने दिन तक का ह्रास कितना लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कि संपत्ति के विक्रय पर हमें लाभ या हानि कितना हो रहा है, उसका पता हम कैसे करते हैं। इसका पता करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस। हम संपत्ति कितने में बेचेंगे कि हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, वो हम सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसे कि 175 दिन संपत्ति का हमने उपयोग कर लिया है तो बराबर लगाएंगे हम, संपत्ति की कीमत 35,000 थी माइनस 175 डेज यूज़ करने के बाद उसकी कीमत जो है वो बची है 32,602 रुपये। लेकिन जिसको हम संपत्ति बेच रहे हैं नेट सेलिंग प्राइस, उन्होंने हमें 32,602 रुपये नहीं दिए, केवल 30,000 रुपये दिए हैं। यदि 30,000 रुपये दिए हैं तो हमें लॉस हुआ है, क्योंकि 32,602 में हम बेचते तब हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, लेकिन इससे कम में हमने संपत्ति को बेचा है तो हमें लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है वो हम बराबर लगाकर इसको माइनस कर रहे हैं, क्लिक करेंगे -30, तो 2,602 रुपये का लॉस निकल कर आपके सामने आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, जितने में आप बेच रहे थे वो माइनस ग्राहक ने जो अमाउंट दिया, डिफरेंस जो होगा वो लॉस होगा। यदि ज़्यादा अमाउंट दिया होता तो ये प्रॉफिट होता। इस तरह से आप संपत्ति के विक्रय पर लाभ या हानि का पता लगा सकते हैं कि संपत्ति के विक्रय पर हमें कितना लाभ अर्थात प्रॉफिट हुआ है या कितना हमको लॉस हुआ है।